अकबर और चींटी। एक मनोरंजक अकबर बीरबल कथा। प्रारंभिक दृश्य राजदरबार में चर्चा। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। चारों ओर राजकुमार, मंत्री, सैनिक और विद्वान एकत्र थे। हर दिन की तरह उस दिन भी दरबार में कोई रोचक विषय चर्चा के लिए उठने वाला था। बीरबल भी अपने सामान्य विनम्र अंदाज में सिंहासन के पास खड़े थे। अकबर बोले, आज का दिन बहुत शांत है। कोई ऐसा विषय हो जिस पर चर्चा करके मन को कुछ आनंद मिले। मंत्री फतेहुल्ला खान बोले, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैंने एक चींटी को देखकर विचार किया कि इतना छोटा जीव कितनी मेहनत करता है। वह अपने भार से कई गुना अधिक वजन उठा लेती है और बिना थके लगातार चलती रहती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह छोटा जीव बहुत परिश्रमी होता है। लेकिन क्या चींटी में बुद्धि भी होती है? इस प्रश्न पर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर अकबर ने अपनी आंखें बीरबल की ओर घुमाईं और बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे यह प्रमाणित कर सकते हो कि चींटी में बुद्धि होती है या नहीं? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, यह प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन कुछ दिन का समय दीजिए। मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल की योजना। दरबार से लौटते ही बीरबल गहराई से सोच में डूब गए। उन्हें यह सिद्ध करना था कि एक चींटी में भी बुद्धि होती है, न केवल यह कि वह श्रमशील है, बल्कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। बीरबल ने कुछ किसानों से बातचीत की, जंगल में घूमे और कई घंटों तक चींटियों का व्यवहार देखा। उन्होंने देखा कि कैसे चींटियां भोजन की तलाश करती हैं, लाइन में चलती हैं, मार्ग भटक जाने पर वापस लौटती हैं, और कैसे वे एक दूसरे से संकेतों के जरिए संवाद करती हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक चींटी कुछ मीठे पदार्थ की ओर जा रही थी। रास्ते में एक छोटा सा अवरोध आया, पानी की एक बूंद। पहले तो वह रुकी, फिर धीरे धीरे किनारे से घूमती हुई आगे बढ़ गई। बीरबल मुस्कराए, इसमें संदेह नहीं कि यह जीव केवल श्रमशील नहीं, बल्कि चतुर भी है। दरबार में प्रस्तुति। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी मंगवाई, जिसमें उन्होंने कुछ चींटियां रखी थीं। फिर एक चबूतरे पर एक शक्कर की डली रखवाई और उसके चारों ओर पानी की पतली रेखा बनवा दी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। धीरे धीरे चींटियां डिब्बी से बाहर निकलीं। एक चींटी शक्कर की गंध पाकर आगे बढ़ी। जैसे ही वह पानी की रेखा के पास पहुंची, वह ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा, फिर किनारे से घूमकर एक सूखा मार्ग खोजा और शक्कर तक पहुंची। बीरबल बोले, हुजूर, आपने देखा? चींटी ने सीधे पानी में कूदने की मूर्खता नहीं की। उसने स्थिति को समझा और एक सुरक्षित मार्ग खोजा। क्या यह व्यवहार यह नहीं दर्शाता कि उसमें विवेक है? अकबर थोड़े देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, यह तो रोचक है, पर क्या यह केवल प्रवृत्ति नहीं हो सकती? क्या इसे बुद्धि कहना उचित होगा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रवृत्ति केवल तत्काल प्रतिक्रिया होती है। परंतु यह चींटी स्थिति का विश्लेषण कर रही थी। अगर केवल प्रवृत्ति होती तो वह बार बार प्रयास करती और डूब जाती। लेकिन वह पहले रुकी, सोचा, फिर निर्णय लिया, यह बुद्धिमानी है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया है। परंतु मैं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। क्या तुम मुझे और कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल की दूसरी परीक्षा।
अगले दिन बीरबल एक और योजना लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने एक बड़ी थाली में ढेर सारा गुड़ बिखेरवाया और फिर चारों ओर से हल्का सा सरसों का तेल डलवाया। कुछ देर में चींटियां वहां आने लगीं। कुछ चींटियां रुकीं, कुछ पीछे हट गईं और कुछ किनारों से होते हुए गुड़ तक पहुंचीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन जीवों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। हर एक ने स्थिति के अनुसार निर्णय लिया। कुछ ने जोखिम उठाया, कुछ ने मार्ग बदल लिया और कुछ ने इंतजार किया। यदि इनका व्यवहार केवल प्राकृतिक होता तो सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी होती, लेकिन यहां तो प्रत्येक की सोच अलग है। अकबर चौंके, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि हर चींटी की अपनी अपनी सोच होती है? बीरबल बोले, बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में किसी को जोखिम भाता है, कोई सतर्क रहता है और कोई अवसर देखकर कार्य करता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने न केवल यह सिद्ध किया कि चींटी मेहनती है, बल्कि यह भी कि उसमें समझदारी और निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। मैं संतुष्ट हूं। न्याय की परीक्षा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, आज्ञा दें। अकबर बोले, मान लो एक आदमी किसी चींटी को मार देता है, क्या यह अपराध है? बीरबल थोड़े समय के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, जहांपनाह, हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय उसके उद्देश्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति केवल शौक से मारता है तो वह निर्दयी है और दंड का पात्र है, लेकिन यदि वह अपने घर को चींटियों से बचा रहा हो तो यह आत्मरक्षा है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी न्याय की परिभाषा भी उतनी ही संतुलित है जितनी तुम्हारी बुद्धि। समापन, शिक्षा और संदेश। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम राजमहल के बगीचों में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी छोटे जीव का अनावश्यक नाश न हो। उन्होंने बीरबल को इनाम स्वरूप एक रत्नजड़ित अंगूठी भेंट की और बोले, तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि और विचारशीलता से मैं हर बार प्रभावित होता हूँ। बीरबल ने नम्रता से अंगूठी ग्रहण की और बोले, जहांपनाह, यह सब आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का परिणाम है। इस प्रकार एक साधारण से प्रश्न, क्या चींटी में बुद्धि होती है, ने न केवल बीरबल की समझदारी को उजागर किया, बल्कि सम्राट अकबर के भीतर एक जीवों के प्रति संवेदनशील और न्यायप्रिय शासक को भी प्रदर्शित किया। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। उसके पास भी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। हमें हर जीव के जीवन का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की गैरमौजूदगी में। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतवर्ष में अत्यंत लोकप्रिय हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता ने न सिर्फ अकबर को प्रभावित किया, बल्कि आमजन में भी उन्हें अत्यंत प्रिय बना दिया। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से अनुपस्थित थे और अकबर ने सोचा कि क्या दरबार उसकी अनुपस्थिति में भी उतना ही विवेकशील और न्यायसंगत रह सकता है। अध्याय 1, बीरबल की अनुपस्थिति। एक दिन बीरबल ने अकबर से दरबार से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव में एक जरूरी पारिवारिक कार्य है, कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। अकबर ने कुछ सोचा और मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने कार्यों को कुशलता से निभाते हो। तुम्हें छुट्टी दी जाती है, पर देखना दरबार तुम्हारी कमी को अवश्य महसूस करेगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार से चले गए। अध्याय 2, दरबार की कठिनाई।
बीरबल की अनुपस्थिति के दूसरे दिन ही एक अजीब मामला दरबार में पेश हुआ। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को लेकर दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा बेटा कहता है कि उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोना देती है। यह सुनकर दरबार में हंसी फैल गई। लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो बूढ़े? बूढ़ा बोला, नहीं जहांपनाह, मेरी बात सत्य है। मेरे बेटे ने मेरी गाय चुरा ली है और कहता है कि वह उसकी है क्योंकि वह सोना देती है। अकबर ने उस युवक से पूछा, तुम इस गाय को अपनी क्यों कहते हो? युवक बोला, यह गाय मेरे हाथों में आई थी और यह अब मेरी है। और हाँ, यह सच है कि वह गाय कभी कभी गोबर में से सोने की चीजें गिराती है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। कुछ ने कहा कि युवक सत्य बोल रहा है, तो कुछ ने इसे भ्रम बताया। अकबर बोले, काश बीरबल होते तो इस उलझन को सुलझा सकते। अध्याय 3, हकीकत का खुलासा। अकबर ने अंततः निर्णय लिया कि उस गाय को राजमहल में रखा जाएगा जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। इसी बीच तीसरे दिन एक और अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान से हर रात कोई अदृश्य चोर कुछ न कुछ चुरा रहा है। न ताले टूटे हैं, न कोई निशान। यह अवश्य कोई जादू है। अब अकबर को यकीन हो गया कि बीरबल की अनुपस्थिति दरबार को असंतुलित कर रही है। उन्होंने तुरंत संदेशवाहक को भेजा, बीरबल को शीघ्र बुलाओ, राज्य संकट में है। अध्याय 4, बीरबल की वापसी। चौथे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बहुत जरूरत थी। देखो ये दो मामले, एक सोना देने वाली गाय और एक अदृश्य चोर। तुम्हें ही इसका समाधान करना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सत्य को उजागर करना मेरा कार्य है। कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। अध्याय 5, सोना देने वाली गाय। अगले दिन बीरबल ने उस गाय को मंगवाया और उसके साथ उस युवक को भी। बीरबल बोले, यह गाय यदि वास्तव में सोना देती है तो हम इसकी देखभाल अपने अनुसार करेंगे। हम इसे एक बंद कमरे में रखेंगे और किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर यह गाय सोना देगी तो वह राजकोष में जाएगा। युवक घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, यह मेरी गाय है। मुझे इसकी देखभाल करनी है। अगर आप इसे मुझसे अलग कर देंगे तो यह मर जाएगी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आपने देखा? इस युवक ने स्वयं कबूल कर लिया कि वह गाय उसकी नहीं है, क्योंकि वह इतना चिंतित है कि कोई और उसकी देखभाल करेगा। यदि गाय सचमुच उसकी होती और वह सोना देती तो वह राजकोष में देने को तैयार होता। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुमने फिर सच्चाई का पता लगा लिया। इस युवक को दंड दिया जाए और गाय किसान को लौटा दी जाए। अध्याय 6, अदृश्य चोर का भंडाफोड़। अब बारी थी दूसरे मामले की। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई व्यक्ति है जिसे तुम्हारे व्यापार से ईर्ष्या हो सकती है? व्यापारी ने बताया कि उसके पड़ोस में एक और व्यापारी रहता है जो पहले गरीब था लेकिन अचानक समृद्ध हो गया है। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने उस रात व्यापारी की दुकान के पास सिपाहियों को छिपा दिया और एक विशेष सफेद धूल का छिड़काव दुकान के फर्श पर करवा दिया। सुबह होते ही उस सफेद धूल पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वे सीधे पास की दुकान तक जा रहे थे। बीरबल ने तुरंत उस दुकान में छानबीन करवाई और चुराई गई वस्तुएं वहां मिली। अकबर बोले, यह तो कमाल है बीरबल, तुमने बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ लिया।
बीरबल झुके, जहां पनाह, सच्चाई बस एक परत पीछे होती है, हमें बस सही दृष्टिकोण चाहिए। अध्याय 7 अंतिम परीक्षा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, एक आखिरी प्रश्न। अगर तुम दरबार में नहीं होते और मैं इन दोनों मामलों में निर्णय ले लेता और वह गलत निकलता, तो क्या तुम मुझे दोषी मानते? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, एक राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय करे। लेकिन जब तक राजा सत्य तक पहुंचने के लिए सभी संभावनाओं पर विचार नहीं करता, तब तक वह अधूरा निर्णय लेता है। मैं आपको दोषी नहीं कहता, पर अधीर अवश्य। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े, तुम्हारी बातें तीखी भी होती हैं और मीठी भी। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। समापन और संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि जब भी कोई असामान्य या रहस्यमयी मामला दरबार में आए, बीरबल की उपस्थिति अनिवार्य हो। उन्होंने बीरबल को एक कीमती मोहर और रत्नजड़ित हार प्रदान किया। बीरबल ने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया और बोले, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी श्रद्धा और विश्वास है। इस प्रकार बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि चतुराई, धैर्य और तर्क से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। शिक्षा। बिना जांचे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई को उजागर करने के लिए धैर्य, बुद्धि और सही दृष्टिकोण जरूरी है। एक राजा का न्याय तभी पूर्ण होता है जब वह सब पक्षों को सुने और निष्पक्ष निर्णय करे। चतुराई केवल बातों में नहीं, बल्कि व्यवहार में होनी चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की चुप्पी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की लोक संस्कृति का ऐसा खजाना है जिसमें चतुराई, न्याय, व्यंग्य और नीति की मिसालें भरी पड़ी हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता न केवल दरबार के लिए, बल्कि आम जनमानस के लिए भी प्रेरणादायक रही है। यह कहानी, बीरबल की चुप्पी, उसी सिलसिले की एक अनूठी झलक है, जहां बीरबल मौन रहकर भी वह कर दिखाते हैं जो 100 शब्द नहीं कर सकते। अध्याय 1 एक विचित्र निर्णय। सम्राट अकबर के मन में हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से दरबार में कोई दरबारी बिना मेरी अनुमति के नहीं बोलेगा। मैं देखना चाहता हूं कि मौन का क्या प्रभाव पड़ता है। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सबके मन में सवाल उठा, क्या यह संभव है कि एक राजदरबार, जहां न्याय, बहस और सुझावों की जरूरत होती है, वहां चुप्पी कैसे चलेगी? लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। बीरबल भी मौन थे। वे जान गए थे कि यह अकबर की कोई विशेष परीक्षा है। अध्याय 2 शांति या संकट। 3 दिन बीत गए। दरबार में चुप्पी छाई रही। मंत्री हाथ जोड़कर खड़े रहते, केवल सिर हिलाकर उत्तर देते। सैनिक आदेश का इंतजार करते रहते और मुंशी संकेतों से राजाज्ञा लिखते। अकबर ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक तरफ शांति थी, दूसरी ओर निर्णयों की गति धीमी पड़ गई थी। अब अकबर को लगा कि केवल मौन कोई समाधान नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने यह सोच लिया था कि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे दंड मिलेगा। अध्याय 3 शाही चुनौती। चौथे दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसके साथ एक बालक था। वह जमीन पर बैठ गया और मौन में ही कुछ इशारों से अपनी बात कहने की कोशिश करने लगा। अकबर ने संकेत से बीरबल को बुलाया। उन्होंने पूछा, इशारे से यह व्यक्ति क्या कहना चाहता है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दिए। बूढ़ा ब्राह्मण झुंझला गया। उसने कागज पर लिख दिया, मुझे न्याय चाहिए। मेरे बेटे ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है और मुझे घर से निकाल दिया है।
अकबर ने बालक से पूछने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़का शांत था और सिर नीचे किए खड़ा रहा। सम्राट अब असमंजस में पड़ गए। वह स्वयं किसी से कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि नियम उन्होंने बनाया था। लेकिन अब न्याय कैसे हो? उन्हें अब बीरबल की ओर देखकर उम्मीद जगी, लेकिन बीरबल अब भी चुप थे। उन्होंने ना कोई इशारा किया, ना ही कुछ लिखा। अकबर क्रोधित हो उठे, बीरबल, तुम मेरे सबसे चतुर मंत्री हो, फिर भी इस कठिन समय में कुछ नहीं कह रहे। क्या तुम्हारा मस्तिष्क भी मौन हो गया है? बीरबल ने बिना कुछ कहे हाथ जोड़े और वही खड़े रहे। अध्याय 4 मौन का उत्तर। अकबर ने अब नियम भंग कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस नियम को आज समाप्त करता हूं। मौन केवल तपस्वियों के लिए है, राजाओं के लिए नहीं। अब सभी दरबारी बोल सकते हैं। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, अब तुम बोल सकते हो। लेकिन बताओ, जब न्याय मांगने आया व्यक्ति हमारे सामने खड़ा था, तब तुम चुप क्यों रहे? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने स्वयं दरबार में मौन का आदेश दिया था। अगर मैं नियम तोड़ता तो बाकी सबके लिए बुरा उदाहरण बनता, और यदि मैं केवल इशारे करता तो एक गूंगे न्याय का उपहास बनता। जब तक राजा स्वयं मौन नहीं तोड़ता, तब तक बीरबल का बोलना अनुचित होता। अकबर यह सुनकर कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, तो क्या तुमने जानबूझकर मुझे इस निर्णय तक पहुंचने दिया? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आप स्वयं समझ गए कि हर नियम की एक सीमा होती है। अध्याय 5 बूढ़ा ब्राह्मण और न्याय। अब अकबर ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, अब जब दरबार बोल सकता है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। बीरबल ने ब्राह्मण और उसके बेटे से गहन पूछताछ की। उन्होंने पाया कि लड़के ने अपने पिता की संपत्ति छल से ले ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन वह लड़का अब पश्चाताप कर रहा था। बीरबल ने प्रस्ताव दिया, इस युवक को उसके कुकर्म की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वह अपने पिता को वापस घर बुलाकर सेवा करे और संपत्ति का आधा भाग उन्हें दे, तो हम दया दिखा सकते हैं। ब्राह्मण सहमत हो गया और युवक ने भी हाथ जोड़ लिए। बीरबल की चतुराई और करुणा ने एक टूटे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अध्याय 6 अकबर का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। आज मैं समझ पाया कि हर परिस्थिति के लिए नियम नहीं होते, विवेक होना चाहिए। उन्होंने बीरबल को एक रत्नजड़ित कटार भेंट की और आदेश दिया कि भविष्य में यदि कोई नियम न्याय के मार्ग में बाधा बने तो उसे तोड़ना श्रेष्ठ होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, राजा वही जो नीति को समय के साथ मोड़े, न कि उसे जड़ता में बांध दे। अध्याय 7 सीख और निष्कर्ष। इस घटना के बाद दरबार में एक नई नीति बनी, हर नियम के साथ न्याय का द्वार खुला रखना आवश्यक है। मौन अपने स्थान पर है, लेकिन जब बात पीड़ित की हो तो सत्य बोलना ही सर्वोपरि है। बीरबल ने एक कविता के माध्यम से अकबर को यह सिखाया, मौन भी बोलता है जब बोलने से डर हो, लेकिन मौन अधर्म हो तो बोलना ही धर्म हो। न्याय की राह में जो न रुके वही सच्चा राजा, और जो बात न कहे वो झूठा अनुयायी है। कहानी से शिक्षा। नियम बनाना अच्छा है, पर उन्हें परिस्थितियों के अनुसार मोड़ना जरूरी है। चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। न्याय केवल शब्दों से नहीं, विवेक और संवेदना से होता है। सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। एक राजा को अपनी सत्ता से अधिक अपने विवेक को प्राथमिकता देनी चाहिए।
अकबर बीरबल की कहानी, राजा का अनोखा सवाल। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके परम प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक परंपरा में अद्वितीय स्थान रखती हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि नीति, न्याय और व्यावहारिक चतुराई का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत कहानी, राजा का अनोखा सवाल, एक ऐसे प्रश्न से शुरू होती है जो न केवल दरबार को उलझन में डाल देता है, बल्कि बीरबल की गहन बुद्धिमत्ता को भी उजागर करता है। अध्याय एक विचित्र विचार। एक दिन सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उनके मन में विचार आया, हर मनुष्य की एक कीमत होती है। कोई अपने स्वाभिमान पर गर्व करता है, कोई धन के आगे झुक जाता है। लेकिन क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे खरीदा न जा सके? यह विचार उनके मन में गूंजता रहा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर बीरबल की परीक्षा ली जाए। अगले दिन जब दरबार लगा, सम्राट अकबर ने सभी दरबारियों के सामने कहा, मुझे जानना है कि इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की कीमत क्या है। मुझे यह पता करना है कि किसे कितने में खरीदा जा सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी सोच में पड़ गए, क्या सम्राट उन्हें अपमानित कर रहे हैं या यह किसी परीक्षा की शुरुआत है। अध्याय 2, दरबारियों की बोली। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दरबारी से एक प्रश्न पूछूंगा। अगर कोई विदेशी राजा तुमसे कहे कि वह तुम्हें अपनी सेवा में लेना चाहता है और इसके बदले में तुम्हें धन, भूमि, स्त्रियां और वैभव देगा, तो क्या तुम जाओगे? पहला दरबारी डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अकबर मुस्कराए, अगर वह तुम्हें 10,000 अशर्फिया दे तब भी नहीं? दरबारी हकबका गया, नहीं हुजूर, आपकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी यही जवाब दिया। लेकिन अकबर समझ गए कि ये उत्तर केवल उनके डर के कारण हैं, सच्चाई नहीं। अंत में बीरबल की बारी आई। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। सभी जानना चाहते थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। अध्याय 3, बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से वही सवाल दोहराया, यदि कोई विदेशी राजा तुम्हें करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, राजमहल और हजारों सेवक देने का प्रस्ताव दे और कहे कि तुम उसकी सेवा में आ जाओ, तो क्या तुम जाओगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैं जाऊंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। बीरबल, जो हमेशा सम्राट की सेवा और निष्ठा की मिसाल माने जाते थे, उन्होंने इतनी सहजता से कहा कि वे किसी और राजा की सेवा में जाने को तैयार हैं। अकबर ने भी अपनी आंखें संकुचित कीं और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने रुचि से पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल बोले, यदि वह राजा मुझसे अधिक समझदार हो, मेरी बुद्धि का आदर करे, मेरी सलाह माने और मेरी बातों पर विश्वास रखे, तभी मैं उसकी सेवा स्वीकार करूंगा। अकबर मुस्कराए। वे समझ गए कि बीरबल उन्हें ही सबसे समझदार और योग्य राजा मानते हैं। बीरबल ने एक ही उत्तर में अपनी निष्ठा, चतुराई और विनम्रता का परिचय दे दिया था। अध्याय 4, योजना का विस्तार। अब बीरबल ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दरबारियों की असली कीमत जानने के लिए एक योजना बनाना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करूंगा जो एक विदेशी राजा का दूत बनकर इन दरबारियों के पास जाएगा और उन्हें वैभव का लालच देगा। तब हम देखेंगे कि कौन वास्तव में स्वामी भक्त है और कौन बिकने को तैयार है। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने एक नाटककार को बुलाया
जो एक नकली राजदूत का पात्र निभा सकता था। अध्याय 5 नकली राजदूत का आगमन। 2 दिन बाद एक आकर्षक प्रभावशाली व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ चमकदार वेशभूषा और विदेशी भाषा में बोलने वाला अनुचर था। दरबार में घोषणा की गई, यह फारसी राज्य का विशेष दूत है। वह भारत के सबसे बुद्धिमान दरबारियों की सेवाएं चाहता है। राजदूत ने दरबारियों से अलग अलग मुलाकातें की। उसने हर दरबारी से कहा, अगर तुम हमारे राजा की सेवा स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक हवेली और राज परिवार में स्थान देंगे। कुछ दरबारी तुरंत राजी हो गए। किसी ने कहा, आपका प्रस्ताव आकर्षक है, मैं विचार करूंगा। किसी ने कहा, मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। 3 दरबारियों ने तो अगली रात ही गुपचुप तरीके से प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। अध्याय 6 पर्दा उठता है। तीसरे दिन बीरबल और सम्राट ने उन दरबारियों को दरबार में बुलाया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम तीनों ने फारसी राजदूत से क्या कहा था? पहले दरबारी ने झूठ बोलने की कोशिश की, मैंने तो मना कर दिया था हुजूर। बीरबल ने इशारा किया। वह नकली राजदूत सामने आया और दरबारियों के कथन दोहराने लगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दरबारियों ने सिर झुका लिए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे दरबार की निष्ठा को कलंकित किया। धन के लालच में तुमने मेरी सेवा त्यागने की बात सोची। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये ही वो लोग हैं जो केवल शब्दों से निष्ठा दिखाते हैं, लेकिन मन में लोभ पाले रहते हैं। अध्याय 7 बीरबल की कीमत। अकबर ने दरबार में सबके सामने पूछा, बीरबल, अब तुम बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मेरी कीमत केवल उतनी है जितनी आप मुझे समझते हैं। मैं बिकाऊ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई आपकी तरह नीतिवान, न्यायप्रिय और ज्ञानवान राजा मुझे बुलाए तो मैं सोच सकता हूं, पर ऐसा कोई है नहीं। अकबर मुस्कराए, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गईं, बीरबल। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और घोषणा की, बीरबल की निष्ठा अमूल्य है। वह न सोने से तौली जा सकती है, न ही पद से। अध्याय 8 परिणाम और सजा। 3 दरबारियों को दंड स्वरूप 1 वर्ष के लिए दरबार से निष्कासित किया गया। साथ ही उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का आदेश दिया गया, जिससे उनका लोभ मिट सके। बाकी दरबारियों ने बीरबल से प्रेरणा लेकर अपनी निष्ठा को पुनः दृढ़ किया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां लोभ होता है वहां सत्य छिप जाता है, पर जहां निष्ठा होती है वहां न कोई राजा बड़ा होता है, न ही कोई पुरस्कार, केवल कर्तव्य बड़ा होता है। समापन। इस कहानी ने दरबारियों को और सम्राट को भी यह याद दिलाया कि सच्ची सेवा केवल शब्दों से नहीं, कर्म से होती है। बीरबल की चतुराई ने फिर सिद्ध कर दिया कि निष्ठा को परखा जा सकता है और सही साधन से तोला भी। सीख बटा नैतिकता। 1 निष्ठा अमूल्य होती है। 2 लोभ एक क्षण में व्यक्तित्व को गिरा सकता है। 3 चतुराई केवल समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए होनी चाहिए। 4 परख तभी सफल होती है जब वह व्यावहारिक हो। 5 एक राजा को अपने सेवकों की निष्ठा समय समय पर परखनी चाहिए, पर न्याय से। अकबर बीरबल की कहानी, खोया हुआ ताज और बीरबल की परीक्षा। प्रस्तावना। सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल की कहानियां केवल हास्य और चतुराई तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरी राजनीति, न्याय और मानव स्वभाव की गूढ़ समझ भी समाहित होती थी। यह कहानी एक ऐसे रहस्य से शुरू होती है जिसमें न केवल दरबार बल्कि पूरा राज्य उलझ जाता है, और बीरबल को अपनी बुद्धि से इस जाल को सुलझाना होता है।
अध्याय 1 ताज का रहस्यमय गायब होना। एक शांत सुबह थी। दरबार लगने से कुछ समय पहले महल के रत्न कक्ष से खबर आई कि सम्राट अकबर का शाही ताज गायब हो गया है। यह ताज कोई सामान्य आभूषण नहीं था। यह ताज भारत और तुर्की की मिलीजुली कारीगरी का अद्भुत उदाहरण था और सम्राट की सत्ता और गौरव का प्रतीक था। शाही अंगरक्षकों ने तलाशी ली, सेवकों से पूछताछ की गई, रत्न कक्ष की खिड़कियां और दरवाजे जांचे गए, लेकिन ताज का कोई सुराग नहीं मिला। सम्राट अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, जिसने मेरा ताज चुराया है वह केवल चोर नहीं, देशद्रोही है। अध्याय 2 बीरबल की नियुक्ति। बीरबल उस समय राज्य से बाहर किसी गांव के दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला, वह तुरंत राजधानी लौटे। अकबर ने उन्हें बुलाकर कहा, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। ताज ढूंढकर लाओ और दोषी को सजा दिलाओ। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, वह सामने आ ही जाती है। मैं इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाऊंगा। अध्याय 3 पहली जांच, सेवकों से पूछताछ। बीरबल ने सबसे पहले रत्न कक्ष के 5 सेवकों को अलग अलग बुलाया और उनसे वही प्रश्न पूछे। ताज आखिरी बार किसने देखा? कक्ष में किसे आने की अनुमति थी? क्या किसी बाहरी व्यक्ति ने प्रवेश किया था? सेवकों के उत्तरों में एक बात समान थी, सुबह के पहरे के बाद ताज देखा नहीं गया। लेकिन एक सेवक रामू बार बार आंखें चुराता रहा। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने रामू से पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? रामू बोला, मुझे डर है, कहीं मुझ पर शक न हो जाए। बीरबल मुस्कराए, जहां डर होता है वहां कुछ छुपा होता है। अध्याय 4 ताज का नकली सुराग। अगले दिन रत्न कक्ष के बाहर एक चिट्ठी पाई गई। अगर सम्राट को अपना ताज चाहिए तो यमुना घाट पर अकेले आए, किसी को खबर न हो। यह स्पष्ट था कि चोर अब खुद को चुनौती दे रहा था। बीरबल ने योजना बनाई। मैं सम्राट के वेश में यमुना घाट जाऊंगा और वहां जाल बिछाऊंगा। रात को बीरबल सम्राट की पोशाक पहनकर घाट पहुंचे। 4 सिपाही छिपे हुए थे। एक परछाई आई। वह कोई आम व्यक्ति लग रहा था, लेकिन हाथ में कुछ चमकता हुआ था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम वही हो जो ताज लाया है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। बीरबल चौंके। यह मोड़ अप्रत्याशित था। अध्याय 5 सच्चाई की एक परत खुलती है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ही रामल हूं। वर्षों से रत्न कक्ष में कारीगर के रूप में काम करता रहा हूं। एक हफ्ते पहले मैंने देखा कि रतनलाल नामक दरबारी देर रात कक्ष में दाखिल हुआ था। बीरबल ने पूछा, तुमने तब बताया क्यों नहीं? हीरामल बोला, मैं डर गया था। वह दरबारी मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन अब जब ताज चोरी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी निर्दोष पर आरोप लगे। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि हीरामल को सुरक्षित रखा जाए और रतनलाल की गतिविधियों की जासूसी की जाए। अध्याय 6 दरबारी रतनलाल की जांच। रतनलाल दरबार में एक पुराना दरबारी था। वह बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अकबर का विश्वास धीरे धीरे बीरबल की ओर झुक गया था। बीरबल ने सोचा, क्या यह ईर्ष्या का परिणाम है? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक झूठा प्रस्ताव रखा। राजा बहमानी का संदेश आया है कि वह अकबर के ताज जैसा ही ताज बनवाना चाहता है। क्या कोई ऐसा कारीगर है जो उसकी हूबहू नकल बना सके? रतनलाल तुरंत बोला, जहां पनाह,
मैंने इतने वर्षों में ताज को इतने करीब से देखा है कि मैं उसकी हूबहू नकल कर सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो हमें चाहिए था। अध्याय 7 पर्दाफाश। बीरबल ने रतनलाल से ताज की नकल बनाने को कहा। 3 दिन बाद रतनलाल एक नक्काशीदार डिब्बा लेकर आया और कहा, यह रही हूबहू नकल। बीरबल ने डिब्बा खोला और जैसे ही ताज निकला, बीरबल ने घोषणा की, यह असली ताज है। दरबारियों में खलबली मच गई। सम्राट अकबर की आंखों में क्रोध उभर आया। बीरबल बोले, रतनलाल ने केवल नकल नहीं बनाई, वह खुद ताज का चोर है। हीरामल की गवाही से यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि वह रात में रत्न कक्ष गया था। लेकिन यह ताज बनाना किसी के लिए संभव नहीं जब तक वह असली को पहले से न जानता हो। रतनलाल हड़बड़ाया, लेकिन सच सामने आ चुका था। अध्याय 8 अंतिम न्याय। सम्राट अकबर ने रतनलाल को राजद्रोह का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम केवल बाहरी सबूतों पर चलते तो शायद निर्दोष सेवकों को दंड मिल जाता। लेकिन न्याय की असली परीक्षा बुद्धि और धैर्य से होती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल चतुर नहीं, सबसे विश्वसनीय भी हो। अध्याय 9 उपसंहार और सीख। इस घटना के बाद अकबर ने एक शाही फरमान जारी किया। महल में कार्यरत हर व्यक्ति को, चाहे वह सेवक हो या दरबारी, हर महीने एक दिन नैतिकता और निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। बीरबल ने अंत में कहा, राज्य का सबसे कीमती रत्न उसका ताज नहीं, बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था है। सीख बटा नैतिकता। एक ईर्ष्या कभी कभी विश्वासघात का कारण बन जाती है। 2 बुद्धि और धैर्य के साथ सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। 3 न्याय केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं, सत्य से होता है। 4 हर वस्तु की सुरक्षा से ज्यादा आवश्यक है विश्वास की रक्षा। 5 बीरबल जैसा मंत्री किसी भी राजा का सबसे बड़ा रत्न होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सच्चाई की तराजू। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी मुगल दरबार में केवल राजा और मंत्री की नहीं, बल्कि न्याय और चतुराई की मिसाल बन चुकी थी। यह कहानी उस समय की है जब एक झूठी साजिश, एक निर्दोष पर लांछन और एक अदृश्य तराजू ने पूरे दरबार को हिला दिया। अध्याय 1 धनकुबेर की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। एक धनी व्यापारी शिवनारायण दरबार में चीखता हुआ आया, जहांपनाह, मेरी वर्षों की कमाई, मेरी तिजोरी से सोने की ईंटें चोरी हो गईं। किसी ने मेरी संपत्ति लूट ली है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या किसी पर संदेह है? शिवनारायण ने तुरंत कहा, मेरे घर में एक ही व्यक्ति है जो अंदर तक पहुंच सकता है, मेरा पुराना नौकर हरिदास। मैं उसे वर्षों से जानता हूं, पर अब लगता है वही चोर है। बीरबल ने कहा, प्रभु, बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना न्याय नहीं होगा। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। सच्चाई का पता लगाओ। अध्याय 2 हरिदास का बयान। हरिदास को दरबार बुलाया गया। वह वृद्ध, झुका हुआ और सादा वस्त्र पहने हुए था। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने शिवनारायण के घर से सोने की ईंटें चुराई हैं? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मैंने अपने जीवन में कभी एक धेला भी बेईमानी से नहीं कमाया। मेरे हाथ कांपते हैं, मैं तो उन भारी ईंटों को उठा भी नहीं सकता। बीरबल को उसकी आंखों में सच्चाई की चमक दिखाई दी। अध्याय 3 झूठ की जड़ें। बीरबल ने शिवनारायण से सवाल किए,
आपने चोरी की शिकायत तुरंत क्यों नहीं की? शिवनारायण बोला, मैं पहले अपने स्तर पर खोज करता रहा। जब कुछ पता नहीं चला तभी दरबार आया। बीरबल बोले, आपका नौकर वर्षों से आपके पास है, आपको उस पर पूरा विश्वास था, फिर अचानक ऐसा आरोप क्यों? शिवनारायण थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, वह हाल में कुछ अलग व्यवहार करने लगा था, अकेले में बातें करना, देर से लौटना। मुझे शक हुआ। बीरबल सोच में पड़ गए। अध्याय 4 बीरबल की तराजू। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विशेष घोषणा की। कल सुबह एक अद्भुत तराजू दरबार में लाया जाएगा, सच्चाई की तराजू। यह तराजू दोषी और निर्दोष के वजन में अंतर कर सकती है। पूरे नगर में इस खबर की चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, अब सच्चाई खुद तराजू में तौली जाएगी। बीरबल ने रात में कारीगरों को बुलाया और एक आम तराजू को ढकने के लिए सोने की चमक वाली सजावट करवाई। लेकिन असली योजना कुछ और थी। अध्याय 5 परीक्षा का दिन। सुबह दरबार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने घोषणा की, अब शिवनारायण और हरिदास दोनों इस तराजू में खड़े होंगे। जिसकी आत्मा पर दोष होगा वह तराजू झुका देगा। पहले हरिदास को खड़ा किया गया। तराजू संतुलित रही। फिर शिवनारायण को खड़ा किया गया और तराजू थोड़ी सी झुकी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने कहा, तराजू ने फैसला कर लिया। शिवनारायण कांपने लगा। यह कोई जादू है। यह तराजू झूठ बोलती है। बीरबल बोले, नहीं शिवनारायण, यह तराजू नहीं, तुम्हारा अपराध है जो तुम्हारे चेहरे से झलक रहा है। अध्याय 6 पर्दाफाश। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि शिवनारायण के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान एक गुप्त तहखाने में मिट्टी के नीचे दबा हुआ लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया, अंदर वही सोने की ईंटें थीं। बीरबल ने बताया, शिवनारायण की मंशा थी कि वह हरिदास पर आरोप लगाकर उसे निकाल दे और उसके हिस्से की संपत्ति भी खुद हड़प ले। वह जानता था कि हरिदास उसका वफादार सेवक है, पर अब बूढ़ा हो चला है। शिवनारायण नया नौकर रखना चाहता था जो कम वेतन में ज्यादा काम करे। अकबर गंभीर हो उठे। यह केवल चोरी नहीं, विश्वासघात है। अध्याय 7 सजा और सुधार। शिवनारायण को 1 वर्ष के कारावास और सभी संपत्ति के आधे हिस्से को राज्य को समर्पित करने का आदेश मिला। हरिदास को सम्मानित किया गया और एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए सहायता राशि दी गई। बीरबल बोले, जहां सच्चाई को समय और बुद्धि के तराजू में तौला जाए, वहां न्याय कभी नहीं हारता। अध्याय 8 बीरबल की योजना का रहस्य। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह सच्चाई की तराजू असल में क्या थी? क्या यह सच में दोषी का वजन बढ़ा देती थी? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, यह सामान्य तराजू थी। लेकिन मैंने उसके एक तरफ लोहे की थाली के नीचे थोड़ी सी रेत रख दी थी। जो निर्दोष होगा वह शांति से खड़ा रहेगा, संतुलन बना रहेगा। पर जो दोषी होगा वह बेचैन होगा, उसके शरीर की हलचल तराजू को हिला देगी। यही हुआ शिवनारायण के साथ। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे तो जासूस भी मात खा जाए। अध्याय 9 नैतिकता की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की कि राज्य में अब हर किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से पहले जांच की जाएगी और यदि झूठा आरोप सिद्ध हुआ तो सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, विश्वास तो पानी की तरह होता है, एक बार छलका तो फिर से भरने में समय लगता है। सीख।
एक झूठे आरोप किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। 2 चतुराई और धैर्य से सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। 3 न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि नैतिक समझ भी है। 4 विश्वासघात किसी भी अपराध से बड़ा होता है। 5 बीरबल जैसे सलाहकार के होते हुए अन्याय टिक नहीं सकता। कहानी का शीर्षक बीरबल और अदृश्य अपराधी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। उनकी हर कथा में चतुराई, न्याय और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ होती है। यह कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसमें कोई अपराधी है लेकिन उसके कोई निशान नहीं, और बीरबल को इस अदृश्य अपराधी को उजागर करना है। अध्याय 1। एक रहस्यमयी पत्र। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने उद्यान में टहल रहे थे, एक सेवक भागता हुआ उनके पास आया और घबराया हुआ एक पत्र सम्राट को सौंपा। पत्र में लिखा था, जहां पनाह, आपकी राजधानी में एक गद्दार छिपा है जो आपकी गद्दी हिलाने की साजिश कर रहा है। वह दरबार का ही सदस्य है और जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। एक शुभचिंतक। सम्राट गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, यह पत्र देखो। क्या यह किसी डरपोक की शरारत है या कोई सच्ची चेतावनी? बीरबल ने पत्र ध्यान से पढ़ा और बोला, जहां पनाह, जब खत बिना हस्ताक्षर के लिखा जाए तो वह डर या षड्यंत्र से उपजा होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। अध्याय 2। शक की सुई। अकबर ने दरबार के सभी प्रमुख मंत्रियों, कोषाध्यक्षों, सेनापतियों और राजदूतों की गुप्त सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने सुझाव दिया कि हमें इन सबके व्यवहार, गतिविधियों और संपर्कों पर नजर रखनी होगी, लेकिन छिपकर। यदि अपराधी को भनक लगी तो वह अपनी चाल बदल देगा। बीरबल ने अपने विश्वासपात्रों की एक गुप्त टीम बनाई और हर मंत्री की दैनिक दिनचर्या की रिपोर्ट मंगवाने लगा। कुछ ही दिनों में एक नाम बार बार सामने आने लगा, राजदूत अमर सिंह। अध्याय 3। अमर सिंह की गतिविधियां। अमर सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वह अक्सर पड़ोसी राज्यों के लोगों से मिलता था। उसकी रात की यात्राएं बढ़ रही थीं और कई बार वह गुप्त संदेशवाहकों से मिलते हुए देखा गया। बीरबल ने एक संदेशवाहक को पकड़वाया। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक मोहर लगी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, राजा महेंद्र को मेरा प्रणाम। जैसा वादा किया था, मैं भीतर से दरबार की जानकारी पहुंचाता रहूंगा। योजना तय समय पर क्रियान्वित होगी। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। यह केवल दरबार के भीतर की साजिश नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य से मिलीभगत भी थी। अध्याय 4। रणनीति की तैयारी। बीरबल ने सम्राट को सारी बात बताई। जहां पनाह, यदि हम अभी अमर सिंह को पकड़े तो वह अपनी योजना पूरी करने से पहले संकेत दे देगा और अन्य षड्यंत्रकारी सतर्क हो जाएंगे। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। सम्राट ने पूछा, क्या योजना है तुम्हारी? बीरबल मुस्कराया। उसे विश्वास दिलाया जाएगा कि अब दरबार में कोई उसे नहीं संदेह करता और हम उसकी अगली चाल का इंतजार करेंगे। अध्याय 5। झूठा सुरक्षा एहसास। बीरबल ने आदेश दिया कि अमर सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी जाए। वह अब विदेशी मेहमानों के स्वागत और राज्य की सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख बनाया जाए। यह सुनकर अमर सिंह निश्चिंत हो गया। उसने समझा कि अब वह पूरी तरह विश्वास में आ गया है। इस बीच बीरबल ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में संदेश भिजवाया कि महेंद्र राज्य की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। अध्याय 6। साजिश की रात।
एक रात अमर सिंह चुपचाप महल की सीमा के बाहर एक पुराने खंडहर में पहुंचा। वह एक दूत को एक पत्र दे रहा था। बीरबल की गुप्त टीम ने उन्हें घेर लिया। अमर सिंह चौंका, लेकिन उसने एक मंत्र पढ़ा और तुरंत एक जहरीला कैप्सूल निगल लिया। बीरबल ने तत्काल वैद्य को बुलवाया और किसी तरह उसकी जान बचाई गई। अगली सुबह दरबार में अमर सिंह को पेश किया गया। अध्याय 7 सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने पूछा, बताओ अमर सिंह, तुमने देशद्रोह क्यों किया? अमर सिंह हंस पड़ा। बीरबल, तुम चतुर हो, पर मैं मजबूर था। महेंद्र ने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है। मुझे यह सब करने को मजबूर किया गया। बीरबल ने पूछा, तो तुमने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने सम्राट से विश्वासघात किया? अमर सिंह चुप हो गया। बीरबल बोले, हम तुम्हारे परिवार को मुक्त कराने की योजना बना चुके हैं, लेकिन तुम्हें इस राज्य को धोखा देने का कोई अधिकार नहीं था। अध्याय 8 अंतिम योजना और सच्चा अपराधी। अकबर ने अमर सिंह को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार महेंद्र है। यदि हम उसे नाकाम करते हैं तो भविष्य के खतरे भी टल जाएंगे। बीरबल ने अमर सिंह को एक आखिरी मौका देने का सुझाव दिया, एक झूठा संदेश भेजवाने का। संदेश में लिखा गया, योजना पूरी है। सम्राट पर आक्रमण करने का सबसे सही समय 3 दिन बाद है। महेंद्र को यह पत्र मिला और उसने अपनी सेना सीमा की ओर भेज दी। अकबर की सेना पहले से तैयार थी। महेंद्र की सेना को चारों तरफ से घेरकर हराया गया और उसका युद्ध प्रयास विफल हो गया। अध्याय 9 न्याय और क्षमा। अमर सिंह को फिर से दरबार में लाया गया। अकबर बोले, तुमने विश्वास तोड़ा, लेकिन अंततः सच्चाई की ओर लौटे। बीरबल बोले, यदि हम हर व्यक्ति की परिस्थितियां समझें तो न्याय करुणा के साथ किया जा सकता है। अमर सिंह को अपनी जान की जगह राज्य से निष्कासन की सजा दी गई। अध्याय 10 बीरबल का निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल से पूछा, इतने सारे रहस्यों के बीच तुमने सच्चाई को कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां झूठ छिपता है वहां चुप्पी बढ़ती है, लेकिन जहां सच्चाई होती है वहां शब्द कम और दृष्टि तेज होती है। मैंने बस व्यवहार और भय का तुलनात्मक विश्लेषण किया। जिसने डर को छिपाया वही दोषी निकला। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम मेरी आंख और मेरी तलवार दोनों हो। सीख बटा नैतिकता। 1 सच्चाई की खोज केवल प्रश्नों से नहीं, अवलोकन से होती है। 2 राज्य को भीतर से अधिक खतरा होता है, बाहर से नहीं। 3 बुद्धिमानी युद्ध से बड़ा हथियार है। 4 हर अपराधी हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वह विवश होता है। 5 बीरबल जैसा मंत्री राजा के लिए सबसे बड़ी पूंजी होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और वह जो कभी नहीं बोलता। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, कला और चतुराई का केंद्र रहा करता था। वहां रोज नई नई बातें होती थीं, पर जब कोई घटना दरबार के संतुलन को हिला दे तब बीरबल जैसे चतुर दरबारी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। यह कहानी एक रहस्यमयी व्यक्ति की है जो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके कारण पूरा राज्य हिल जाता है। अध्याय 1 अनोखा आगंतुक। एक दिन दरबार में एक अजनबी को लाया गया। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, न विरोध न स्वीकृति। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। सेनापति ने बताया, जहांपनाह, इसे शहर के बाहर एक छोटे गांव से लाया गया है। यह किसी से कुछ नहीं बोलता, बस छाया की तरह चलता है।
लोग इसे मौन आदमी कहने लगे हैं। अकबर ने उस अजनबी से कुछ सवाल पूछे, पर वह केवल आंखों से देखने के अलावा कुछ नहीं करता था। बीरबल उसे गौर से देख रहे थे। अकबर बोले, इसकी चुप्पी में रहस्य है। बीरबल, तुम्हें यह पता लगाना होगा कि यह कौन है और क्या चाहता है। अध्याय 2, चुप्पी की गूंज। बीरबल ने उस अजनबी को एक अलग कक्ष में रखा और उसके लिए सुविधाएं सुनिश्चित करवाईं। 3 दिन तक वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस हर दिन सूरज डूबने से पहले 1 घंटा आसमान की तरफ देखता था। चौथे दिन बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कमरे में वह चीजें रखवाईं जिनसे प्रतिक्रिया मिल सकती थी, जैसे कटा फल, शहद, पुराने सिक्के और दुर्लभ ग्रंथ। मौन व्यक्ति ने केवल एक किताब को ध्यान से देखा। वह किताब थी राजा विक्रम और प्रेत का रहस्य। बीरबल ने सोचा, इसे कहानियों से मतलब है, या शायद रहस्यों से। अध्याय 3, दरबार में हंगामा। इसी बीच राजधानी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कोषागार से एक मुहरबंद संदूक गायब हो गया। सेनापति के कमरे से एक रणनीतिक नक्शा चोरी हो गया। एक व्यापारी ने गुप्त रूप से साजिश का आरोप लगाया। बीरबल ने ध्यान दिया कि ये घटनाएं उस मौन व्यक्ति के आने के बाद शुरू हुईं। पर यह कैसे संभव है? वह तो किसी से बोलता तक नहीं। अकबर बोले, बीरबल, क्या वह मौन व्यक्ति कोई चोर है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जो कुछ नहीं बोलता वह सब कुछ जानता हो, यह भी तो हो सकता है। मैं उसे पूरी तरह परखूंगा। अध्याय 4, परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने उसे 3 अलग अलग वातावरणों में रखा। एक, सैनिकों के साथ, वह असहज था। 2, संगीतकारों के बीच, उसने आंखें बंद कर लीं। 3, दरबारी कलाकारों के संग, वह पहली बार मुस्कराया। अब बीरबल को समझ आया, यह न तो चोर है, न ही साजिश करता। यह कलाकार है जो अपनी भाषा नहीं बोलता, बल्कि चुप रहकर दुनिया को देखता है। बीरबल ने उसे चुपचाप रंग और कागज दिए। अगले दिन कमरे की दीवार पर एक चित्र उकेरा गया था। एक दरबारी का चेहरा जो मशाल लिए खड़ा था और उसकी परछाई में एक अन्य दरबारी नक्शा चुरा रहा था। बीरबल चौंक गए। अध्याय 5, चित्र की गवाही। बीरबल उस चित्र को लेकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, यह चित्र एक गवाही है। इस मौन व्यक्ति ने जो देखा उसे अपनी कला में उतारा है। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब यह है कि चोर हमारे ही दरबार का कोई व्यक्ति है। चित्र में जिस व्यक्ति की परछाई थी वह बहुत कुछ दरबार के कोषाध्यक्ष मीर सलीम से मिलती थी। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। मीर सलीम वर्षों से निष्ठावान सेवक थे। बीरबल ने कहा, हम आरोप नहीं लगाएंगे, प्रमाण जुटाएंगे। अध्याय 6, एक चालाक जाल। बीरबल ने एक जाल रचा। उन्होंने एक नकली संदूक बनवाया और उसमें आभूषणों के बदले रंगीन पत्थर रखवा दिए। यह सूचना केवल 3 व्यक्तियों को दी गई, जिनमें एक मीर सलीम भी था। रात के तीसरे पहर संदूक गायब हो गया। मौन व्यक्ति ने फिर एक चित्र बनाया। इस बार संदूक उठाए वही चेहरा था जिसे पिछली बार देखा गया था। बीरबल ने सलीम के कक्ष की तलाशी ली और वहां से नकली संदूक मिला। अकबर को क्रोध आया। मीर सलीम, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अध्याय 7, मौन की शक्ति। अकबर ने मौन व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसके चरणों में झुककर कहा, तुम्हारी चुप्पी ने हमारी आंखें खोल दी। बीरबल बोले, जहां पनाह, कुछ लोग शब्दों से बोलते हैं, कुछ कर्मों से और कुछ मौन से। यह व्यक्ति उन दुर्लभ लोगों में से है जिनका मौन भी गूंजता है। अकबर ने मौन व्यक्ति से पूछा,
तुम अब कुछ कहना चाहोगे? वह पहली बार बोला, मैं एक चित्रकार हूं। मेरा गांव जल गया, मेरी आवाज तब से खो गई। अब मैं सिर्फ देखता हूं और चित्र बनाता हूं, यही मेरी भाषा है। अध्याय 8 न्याय और पुनर्वास। अकबर ने मीर सलीम को दंडित किया, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मौन चित्रकार को राज्य चित्रकार की उपाधि दी गई और एक सुंदर निवास दिया गया। बीरबल ने उसकी कला का प्रदर्शन करवाया। राज्य के बच्चे, बूढ़े और सभी वर्ग के लोग उसके चित्रों से प्रेरणा लेने लगे। अध्याय 9 बीरबल की सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि चित्रों में सच्चाई छिपी है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह चोर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वह खुद को सबसे समझदार मानता है। और मौन व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है, वह हर बात को देखता है और सहता है। मैं बस दोनों के बीच की दूरी देख पाया। अध्याय 10 निष्कर्ष। अकबर ने दरबार में घोषणा की, इस राज्य में अब हर कलाकार की आवाज सुनी जाएगी, चाहे वह बोलता हो या नहीं। और जो सच बोले बिना भी सच्चाई दिखा दे, वह हमारे लिए एक अमूल्य रत्न है। सीख बटा नैतिकता। एक, हर आवाज जरूरी नहीं होती, कभी कभी मौन भी सबसे ऊंची आवाज होती है। 2, चतुराई केवल शब्दों में नहीं, दृष्टि और धैर्य में भी होती है। 3, कलाकार केवल रंगों से नहीं, भावनाओं से बोलते हैं। 4, बीरबल जैसे मंत्री राज्य के हर रहस्य को उजागर कर सकते हैं, चाहे वह बोलता हो या नहीं।